Hi guys, welcome back in my channel शिक्षण हब. Today we are going to learn about the nursing process. आज हम नर्सिंग प्रोसेस के बारे में देखने वाले हैं. इससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा. जब भी आप पेशेंट देखोगे तो आपको पता चलेगा कि आपको असेसमेंट कैसे करना है, आपको प्लानिंग कैसे करनी है और इम्प्लीमेंटेशन कैसे करना है और उसका फाइनल इवैल्यूएशन कैसे करना है. तो स्टेप बाय स्टेप तो अपन देखेंगे. उसके पहले अपन ओरिजिन देख लेते हैं. इन 1955 लैडिया हॉल लेडी थी, उन्होंने ये टर्म इंट्रोड्यूस किया था. उन्होंने इसके 3 एस्पेक्ट्स बताए थे. फर्स्ट है केयर, सेकंड इज़ अ क्योर एंड थर्ड इज़ द कोर. ये 3 एस्पेक्ट्स उन्होंने बताए थे. उसके बाद उन्होंने 3 स्टेप्स बताए थे. फर्स्ट इज़ द ऑब्जर्वेशन, सेकंड इज़ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ केयर एंड थर्ड इज़ द वैलिडेशन. अभी आप बोलोगे मैम ये एकदम बेसिक से आप क्यों बता रहे हो. अगर आप पेपर में ये लिख देते हो तो कोई भी टीचर पे आपका अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा और आपको एक और आधा मार्क्स एक्स्ट्रा ही मिलेगा. तो अब अपन नेक्स्ट टॉपिक की तरफ अपना बढ़ते हैं. ठीक है. A process is a series of steps that follow a logical sequence. The term nursing process is widely accepted to designate a series of steps that not takes in planning and giving nursing care. ये प्रोसेस है जिसमें अपन सीरीज ऑफ स्टेप्स करते हैं, बट उसमें लॉजिकल सीक्वेंस होना चाहिए. मतलब जैसे पहले असेसमेंट कर लिया, फिर प्लानिंग कर लिया, फिर इम्प्लीमेंटेशन कर लिया. ऐसे नहीं कि पहले ही अपन प्लानिंग कर लेंगे. तो ये लॉजिकल सीक्वेंस है. द टर्म नर्सिंग प्रोसेस इज़ वाइडली एक्सेप्टेड. ये वाइडली एक्सेप्टेड प्रोसेस है अपना. जैसे कि कोई भी पेशेंट पे अपन इसको अप्लाई कर सकते हैं और इसमें सीरीज ऑफ स्टेप्स रहेंगे. तो ये तो हो गई डेफिनेशन, मतलब ये तो उसका इंट्रोडक्शन हो गया. अभी अपन डेफिनेशन पे जाएंगे. Definition of nursing process. The nursing process generally is defined as a systematic problem solving approach for giving individualized comprehensive nursing care. ये क्या है? ये नर्सिंग प्रोसेस है. इसको सिस्टमैटिक प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच कहते हैं और अपन इससे इंडिविजुअल को केयर दे सकते हैं और एक कॉम्प्रहेंसिव केयर दे सकते हैं. तो इसको ही बोलते हैं नर्सिंग प्रोसेस का डेफिनेशन. आपको समझ में आया? द नर्सिंग प्रोसेस जनरली डिफाइंड एज अ सिस्टमैटिक प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच. ये की टर्म है, सिस्टमैटिक प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच. तो इससे अपन इंडिविजुअल को केयर दे सकते हैं और वो भी कौन सी केयर? कॉम्प्रहेंसिव केयर, मतलब कि ओवरऑल केयर दे सकते हैं. ऐसे नहीं कि बस एक एस्पेक्ट लेके केयर देंगे. हम इस पे ओवरऑल पेशेंट के एस्पेक्ट देख के केयर देते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल उसको फीवर है, उसका भी अपन केयर देंगे. उसको ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी है, उसको भी अपन केयर देंगे. मतलब ओवरऑल उसका एस्पेक्ट देख के केयर देंगे. उसको बोलते हैं कॉम्प्रहेंसिव और कॉम्प्रहेंसिव केयर और सिस्टमैटिक प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच के साथ करते हैं. ये हो गया डेफिनेशन. नाउ नेक्स्ट इज़ अ कैरेक्टरिस्टिक्स. कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में अपन देखते हैं. इट इज़ अ फ्रेमवर्क दैट एनेबल्स द नर्स टू गिव नर्सिंग केयर टू इंडिविजुअल, फैमिली एंड कम्युनिटी. ये फ्रेमवर्क है, इसमें अपन इंडिविजुअल को, कम्युनिटी को और फैमिली को केयर दे सकते हैं. देन नेक्स्ट, इट इज़ अ सिस्टमैटिक एंड ऑर्डरली. मतलब ये हैपेजॉइड नहीं है, ये सिस्टमैटिक है और ये ऑर्डरली प्रोसेस है. देन थर्ड इज़ द इट इज़ अ डायनामिक. इसमें एक स्टेप के बाद दूसरा स्टेप आता है, इसलिए इट इज़ अ डायनामिक. देन फोर्थ वन इज़ द इट इज़ अ इंटरपर्सनल. मतलब इसमें अपना नर्सिंग का हार्ट होता है द ह्यूमन बीइंग को अपन केयर देते हैं, इसलिए नर्सिंग का हार्ट होता है ह्यूमन बीइंग. और इसको अपन क्लाइंट सेंटर्ड टेक्निक से मतलब यूज़ करते हैं. जैसे कि जो पेशेंट है उससे रिलेटेड अपन केयर देते हैं, उसको बोलते हैं इंटरपर्सनल. देन फिफ्थ इज़ इट इनकरेज द नर्स टू वर्क टुगेदर टू हेल्प द क्लाइंट. ये इनकरेज करते हैं नर्सेस को कि वो अपना जो स्ट्रेंथ है उसको एक्सप्लोर करे और अपना जो प्रोफेशनल टेक्निक है उसको बढ़ाए. इसलिए फिफ्थ वन इज़ इट इनकरेज द नर्स. देन सिक्स्थ इज़ आउटकम ओरिएंटेड. मतलब कि अपन पेशेंट को कुछ जैसे फीवर है और उसको स्पंजिंग कर रहे हैं तो उसके बाद आउटकम देखते हैं कि पहले 100 फीवर था तो अभी 99 हुआ या नहीं, या 99.5 तो नहीं हुआ. मतलब 1 डिग्री या हाफ डिग्री से कुछ तो कम होना चाहिए, वो आउटकम अपन देखते हैं. देन सेवन्थ इज़ अ यूनिवर्सली एप्लीकेबल. मतलब अपन कोई भी पेशेंट में ये यूज़ कर सकते हैं. देन लास्ट इज़ द ये थ्रू आउट द लाइफ स्पैन अपन यूज़ कर सकते हैं. तो ये तो हो गए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नर्सिंग प्रोसेस. इसके बाद हम देखते हैं फेजेस ऑफ नर्सिंग प्रोसेस. तो इसमें फेजेस कौन से हैं? असेसमेंट, डायग्नोसिस, आउटकम आइडेंटिफिकेशन, प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन एंड इवैल्यूएशन. तो अपन इसे एग्जांपल के थ्रू समझते हैं. तो फर्स्ट इज़ द असेसमेंट. अगर कोई भी पेशेंट आता है तो उसमें अपन असेसमेंट करते हैं. फॉर एग्जांपल कि पेशेंट को
सांस लेने में तकलीफ़ हो रही है, तो अपन उसका असेसमेंट करेंगे कि उसकी जो मतलब उसका ब्रीदिंग पैटर्न है वो कैसा है, क्या है, उसमें रोंका तो प्रेजेंट नहीं है, वीजिंग तो नहीं है, ये सब अपन उसमें देखेंगे। फिर असेसमेंट में अपन बाकी भी देख सकते हैं कि उसका हिस्ट्री क्या है, उसमें मतलब पहले से वो कहाँ काम करता था वो इंसान, अगर कॉटन इंडस्ट्री में करता है तो उसको क्या डिसीज़ हो सकता है, तो ये सब अपन उसको असेसमेंट में करेंगे। देन दूसरा है डायग्नोसिस, तो उससे अपन डायग्नोसिस कर सकते हैं उसको कि उसको डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग हो रहा है, ये हो गया नर्सिंग डायग्नोसिस। देन थर्ड इज़ अ आउटकम आइडेंटिफिकेशन, तो अपन देख सकते हैं कि उसमें आउटकम अपने को मिल सकता है क्या। देन फोर्थ इज़ द प्लानिंग, तो उसके लिए अपन प्लानिंग क्या कर सकते हैं अगर ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी है पेशेंट में, तो कि उसको अपन पोजिशनिंग देंगे। उसके बाद अगर फॉर एग्जांपल फीवर का पेशेंट है तो उसमें अपन देखेंगे कि उसमें अपन उस पर अपन लोग उसको स्पंजिंग कर सकते हैं, उसको फ्रिक्वेंटली फ्लूइड्स दे सकते हैं पीने के लिए ठंडा, तो जिसकी वजह से उसका बॉडी टेम्परेचर मेंटेन रहे। उसके बाद असेसमेंट हो गया, नर्सिंग डायग्नोसिस हो गया। देन उसके बाद अपन देखते हैं आगे की प्रोसीजर। तो आगे की प्रोसीजर के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, उसका प्लान ऑफ एक्शन बनाना पड़ेगा अपने को। जैसे कि ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी है पेशेंट को, तो अपन उसको क्या प्लान कर सकते हैं, उसके लिए अपन पोजीशन प्लान कर सकते हैं। अपन पढ़ेंगे कि उसके लिए कौन सी पोजीशन इम्पॉर्टेंट है, क्या है। फिर इम्प्लीमेंटेशन, मतलब कि एक्शन क्या लेंगे अपन इम्प्लीमेंटेशन में, एक्शन क्या लेंगे, उसको पोजीशन एक्चुअली देंगे अपन जाके। उसको डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग है तो उसको अपन नेबुलाइजेशन दे सकते हैं, उसके बाद उसको स्टीम दे सकते हैं। देन लास्ट इज़ द इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन मतलब कि अपन ने जो पेशेंट के लिए किया उसके बाद उसको आउटकम आया या नहीं। जैसे कि अगर पेशेंट को डिफ़िकल्टी हो रही है ब्रीदिंग में तो अपन ने उसको नेबुलाइजेशन दिया, उसको फॉबलर्स पोजीशन दिया, तो उसके बाद क्या होता है कि उसका सैचुरेशन मतलब बढ़ना चाहिए और उसके बाद उसका जो ब्रीदिंग में जो डिफ़िकल्टी हो रही थी वो कम होनी चाहिए। वो हो गया अपना इवैल्यूएशन। तो ये तो हो गए अपने फेजेस। देन नेक्स्ट हम देखते हैं असेसमेंट। असेसमेंट में क्या है, ये फर्स्ट स्टेप है अपना, इसको अपन डिटेल में देखते हैं। कलेक्शन ऑफ सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव डाटा, मतलब सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव डाटा मैं आगे आपको डिटेल में बताती हूँ, और इसमें अपन असेसमेंट में ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव डाटा कलेक्ट करते हैं। देन नेक्स्ट इज़ द हॉलिस्टिक असेसमेंट, फिजिकल एग्जामिनेशन। फिजिकल एग्जामिनेशन कर सकते हैं अपन इसकी, मतलब कि पेशेंट का हेड टू टू एग्जामिनेशन जो होता है वो करना चाहिए। जैसे कि उसके हेयर्स में कुछ प्रॉब्लम है क्या, फिर उसके बाद आइज़ में क्या प्रॉब्लम है उसके, ये सब अपन जो एग्जामिनेशन फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं, जैसे ऑस्कल्टेशन, परकशन, ये जो सब करते हैं वो आता है फिजिकल एग्जामिनेशन में। देन इसके बाद आता है टाइप्स ऑफ असेसमेंट। टाइप्स ऑफ असेसमेंट में है इनिशियल असेसमेंट, फोकस असेसमेंट, टाइम लैप्स रीअसेसमेंट एंड इमरजेंसी असेसमेंट। तो फर्स्ट है इनिशियल असेसमेंट, मतलब कि जैसे ही क्लाइंट हेल्थ केयर सेटिंग में आता है तब से जो अपन उसको असेसमेंट करते हैं वो है इनिशियल असेसमेंट। नेक्स्ट इज़ द फोकस असेसमेंट, जैसे कि कोई प्रॉब्लम है उसको ऑलरेडी, फॉर एग्जांपल उसको हाइपरटेंशन है, डायबिटीज़ है, उसके रिलेटेड जो भी असेसमेंट करते हो वो हो गया फोकस असेसमेंट। देन टाइम लैप्स रीअसेसमेंट, मतलब कि जो पहला असेसमेंट अपन करते हैं उसके बाद थोड़े टाइम बाद जो असेसमेंट करते हैं उसको बोलते हैं टाइम लैप्स रीअसेसमेंट। देन फोर्थ इज़ द इमरजेंसी असेसमेंट, मतलब कि कभी भी लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन हो जाती है अचानक पेशेंट को, तो अपन उस सिचुएशन में जो असेसमेंट करते हैं उसको बोलते हैं इमरजेंसी असेसमेंट। फॉर एग्जांपल अगर पेशेंट सडनली सीरियस हो गया तो उस टाइम पे जो उसका प्लान ऑफ एक्शन के लिए अपन असेसमेंट करते हैं उसको बोलते हैं इमरजेंसी असेसमेंट। नेक्स्ट हम देखेंगे असेसमेंट स्किल्स। इसमें फर्स्ट इज़ ऑब्जर्वेशन, देन इंटरव्यूइंग, देन फिजिकल एग्जामिनेशन, देन इंट्यूशन। मतलब ऑब्जर्वेशन में क्या आएगा, जैसे अपन क्लाइंट को देखते हैं उससे जो स्मेल आ रहा है, उससे जो अपन सुन रहे हैं, उसका जो टच अपने को फील हो रहा है, उससे अपन को ऑब्जर्वेशन समझ में आएगा पेशेंट का। देन इंटरव्यूइंग में क्या आएगा, कम्युनिकेशन, जो अपन पेशेंट से बात करते हैं, उससे हिस्ट्री पूछते हैं, उससे अपने को पता चलेगा कि उसमें क्या प्रॉब्लम है, मतलब क्या डिसीज़ हो सकता है। देन थर्ड इज़ द फिजिकल एग्जामिनेशन। फिजिकल एग्जामिनेशन में क्या आएगा, इंस्पेक्शन, पाल्पेशन, परकशन, ऑस्कल्टेशन, हेड टू टू एग्जामिनेशन, ये सब इसमें आ जाएगा फिजिकल एग्जामिनेशन। मतलब अपन उसका इंस्पेक्शन करेंगे, उसको देखेंगे कहीं स्किन रैशेस है क्या, कुछ है क्या। पाल्पेशन में अपन उसके
मतलब जो पेट को भी पाल्पेट करके देख सकते हैं, स्टमक एरिया को पाल्पेट करके देख सकते हैं, परकशन, फिर ऑस्कल्टेशन, स्टेथोस्कोप से अपन उसको ऑस्कल्टेशन कर सकते हैं। ये हो गया फिजिकल एग्जामिनेशन। एंड फोर्थ इज़ द इंट्यूशन, मतलब कि क्या, इंसाइट। अपने को कभी कभी इंस्टिंक्ट होता है कि, और अपना जो एक्सपीरियंस होता है उससे अपने को पता चलता है कि ये चीज़ हो सकती है पेशेंट में। तो फोर्थ वन इज़ द इंट्यूशन, मतलब अपने अंदर की जो ये होता है, अपने को एक्सपीरियंस होता है वो। ये हो गए अपने असेसमेंट। इसके बाद आता है असेसमेंट एक्टिविटीज़। असेसमेंट एक्टिविटीज़ में 3 होता है, कलेक्शन ऑफ डाटा, वैलिडेशन ऑफ डाटा एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा। तो फर्स्ट इज़ द कलेक्शन। कलेक्शन में कौन सा कलेक्शन है, सब्जेक्टिव डेटा एंड ऑब्जेक्टिव डाटा। सब्जेक्टिव डेटा में क्या आता है, क्लाइंट फीलिंग और सिम्टम। जैसे कि एग्जांपल देती हूँ मैं आपको, सब्जेक्टिव डाटा में क्लाइंट बोलेगा मुझे गरम गरम लग रहा है, क्लाइंट बोलेगा मुझे थोड़ा ऐसे हॉट फील हो रहा है, जैसे कि मुझे फीवर है। तो ये हो गया सब्जेक्टिव डेटा, मतलब कि क्लाइंट बोल रहा है, उसको फील हो रहा है। देन नेक्स्ट इज़ द ऑब्जेक्टिव डेटा। ऑब्जेक्टिव डेटा मतलब जो साइन होता है और ऑब्जर्वेशन होता है और जिसको अपन मेजर कर सकते हैं। मतलब कि क्लाइंट ने बोला कि मुझे गर्म फील हो रहा है, मुझे फीवर लग रहा है, तो अपन उसकी बात मान लेंगे, ऐसे नहीं होता है। अपन फीवर चेक करेंगे, अगर फीवर चेक करने के बाद अपने को फीवर मेजर होता है थर्मामीटर में, तो ही अपन मानेंगे कि पेशेंट को फीवर है। तो ये तो हो गया ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव डेटा के बारे में डिटेल में। इसके बाद होता है सोर्सेस ऑफ डाटा, मतलब कि अपन कहाँ से डेटा कलेक्ट कर सकते हैं। पहला है प्राइमरी सोर्स और दूसरा है सेकेंडरी सोर्स। तो प्राइमरी सोर्स मतलब जो क्लाइंट से आता है, जो क्लाइंट खुद बताता है, मतलब कि जो पेशेंट खुद बताता है वो। और सेकेंडरी सोर्स वो होता है जो फैमिली मेम्बर या हेल्थ रिकॉर्ड्स या फिर लैब टेस्ट बताते हैं वो। तो ये हो गया सेकेंडरी डेटा। इसके बाद आता है वैलिडेशन ऑफ डाटा। वैलिडेशन ऑफ डाटा कैसे होता है, प्रोसेस ऑफ कंफर्मिंग द एक्यूरेसी ऑफ डाटा कलेक्टेड, देन कंपेयरिंग द क्यूज टू नॉर्मल फंक्शन। जैसे कि जो पेशेंट में सिम्टम दिखते हैं उसको अपन नॉर्मल फंक्शन के साथ कंपेयर करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर पेशेंट को डिफ़िकल्टी हो रही है ब्रीदिंग में, और बुक्स में अपन देखते हैं कि अस्थमा में किस टाइप की ब्रीदिंग हो रही है, वो देखने के बाद अपन कंपेयर करते हैं। देन रेफरिंग टू टेक्स्ट बुक, जर्नल एंड रिसर्च रिपोर्ट। ये हो गया वैलिडेशन ऑफ डेटा। देन थर्ड इज़ द ऑर्गेनाइजिंग डेटा। जो भी डेटा है उसको अपन ऑर्गेनाइज करते हैं अच्छे से, जो हेड टू टो मॉडल है उस बेसिस पे, या तो बॉडी सिस्टम मॉडल है उस बेसिस पे डेटा को ऑर्गेनाइज करके रखते हैं। ये सब कुछ आता है असेसमेंट में। आज अपन ने फर्स्ट स्टेप पढ़ा है जो कि है असेसमेंट। ऐसे अपने को नर्सिंग डायग्नोसिस, उसके बाद इम्प्लीमेंटेशन, प्लानिंग, ये सब पढ़ना है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू गाइज़। अगर आपको क्लास अच्छा लगा है तो प्लीज़ क्लास को शेयर करिए और लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।